हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9 साइंस का चैप्टर है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो गाइस आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 साइंस का पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मेरे साथ। तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। मीन्स हम अपना कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिर डिफ्यूजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। वेट, यस, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इसके बाद कंटेंट्स में, फिर आगे देखेंगे हम लोग इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर, एवेपोरेशन, factors affecting the rate of evaporation. Evaporation causes cooling, plasma, Bose-Einstein condensate. तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो since early times human beings have trying to understand their nature, early Indian philosopher classified matter into 5 basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky and water. According to them, living as well as non-living things are made up of these elements. तो दोस्तों, इसमें हमें कहा क्या गया है कि पहले ज़माने में जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने वो ट्राई कर रहे थे अंडरस्टैंड, वो समझने की कोशिश कर रहे थे हमारी प्रकृति को। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स यानी पुराने के जो फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 चीज़ों में क्लासीफाई कर दिया। वो 5 चीज़ें थी जिनको उन लोग पंच तत्व कहते थे: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से लिविंग जो भी चीज़ें ज़िंदा है और जो भी चीज़ें नहीं हैं, यानी जो लिविंग है या फिर जो नॉन लिविंग है, वो सारी चीज़ें इन एलिमेंट से बनी हुई है। नाउअडेज scientists evolved 2 types of classification of matter: physical properties and केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों, आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मदद से इवॉल्व कर चुके हैं। उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को 2 टाइप में किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो हम आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा एम रहेगा कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को समझें। चलिए, तो मैं बात करता हूँ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ऑल मैटर कंस्टिट्यूट वेरी स्मॉल पार्टिकल, दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। देखिए, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब मैटर क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। तो मैटर जो है यानी हर एक चीज़, कुर्सी, टेबल, हवा, हर एक चीज़ मैटर से बनी हुई है। तो ये मैटर जो होते हैं ये भी पार्टिकल से बने हुए होते हैं। जितने भी मैटर हैं उनमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स बोलते हैं। ओके, एटम्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में हम लोग और भी आगे चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये सब पार्टिकल जो है मैटर के बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, सो दे कांट बी सीन बाय निक्ड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप। और तो इसी वजह से, सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से और नंगी आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। और देखिए, पार्टिकल्स जो मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग है। यानी अगर मैं ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो जैसे मान लीजिए ये एक मैटर है, ये मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी इनमें मोशन रहता है और इनमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इनके अंदर की जो एनर्जी है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, वो भी इंक्रीज़ करेगी। सो पार्टिकल मूव्स फास्टर। तो इस वजह से पार्टिकल जो है वो और भी तेज़ बढ़ेंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब मैं बात करता हूँ डिफ्यूज़न की। तो डिफ्यूज़न की अगर हम बात करेंगे तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, द जिगजैग और रैंडम पार्ट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। वेट, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। यस, अब देखिए डिफ्यूज़न क्या है। जैसे हमारे घर में कहीं मान लीजिए कोई चीज़ बनी हुई है, तो क्या होता है, उससे कुछ सुगंध निकलता है, कुछ स्मेल निकल रही होती है उससे।
अब वो स्मेल जो है वो हवा से मिलती है, जब हवा से मिलती है तो हमारे तक पहुंचती है, तो हमें पता चल जाता है कि घर में क्या बन रहा है। अब देखिए, जैसे कि एक अगरबत्ती लिया, उस अगरबत्ती को अगर हम लोग जला देते हैं तो फिर उसमें से जो स्मेल निकलती है वो भी बहुत दूर तक जाती है और हमें पता चल जाता है कि अगरबत्ती जली हुई है। तो ये जो हुआ, ये जो एयर में हो रहा है एक पार्टिकल से, मतलब कि ये जो पार्टिकल्स का मिक्सअप हो रहा है, इसी को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। और ये जो पार्टिकल्स का मिक्सअप होता है वो ब्राउनियन मोशन में होता है। ये जो मोशन जो ये जिस मोशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं उस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो जिगजैग और रैंडम पार्ट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ओके, अब मैं आगे अगर बात करूँ तो intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। ये देखिए, जब दो पार्टिकल्स को हम लोग मिक्स करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के दो पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे अपने आप से, यानी कि इंटरमिक्सिंग, वो खुद से जब मिक्स हो जाएंगे दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, टू डिफरेंट टाइप्स के मैटर का जब मिक्सअप होगा खुद से, तो उसको हम लोग डिफ्यूज़न बोलेंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बाय हीटिंग। अब देखिए, जो ये मिलने की क्षमता है ये तब बढ़ जाती है जब हम लोग हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो मिलने की क्षमता है यानी डिफ्यूज़न जो है वो बढ़ जाती है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड में भी डिफ्यूज़न होता है, लिक्विड में भी डिफ्यूज़न होता है और गैस में भी डिफ्यूज़न होता है। अब आप कहेंगे लिक्विड में डिफ्यूज़न हो सकता है, गैस में डिफ्यूज़न हो सकता है, यानी एक गैस का दूसरे गैस से मिलना, लिक्विड में एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड से मिलना, सॉलिड में एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड से मिलना। लेकिन एक सॉलिड कैसे मिल सकता है? तो आप जब अपनी क्लासरूम में जाते होंगे तो वहाँ पे ग्रीन बोर्ड होगा। आप ग्रीन बोर्ड में देखेंगे कि जब आप चॉक से लिखते हैं और मान लीजिए मैम ने उसे छोड़ दिया, तो फिर कल आके देखेंगे तो वो चॉक फिर भी वहाँ पे रहता है मिटाने के बाद भी। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे वो इंटरमिक्स हो गया, तो वही सॉलिड में वो डिफ्यूज़न हो गया है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की। तो अब देखिए, पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी जैसे मैं यहाँ पे एक पार्टिकल बनाऊँ, यहाँ पे एक पार्टिकल बनाऊँ, और इसको अगर हम लोग जूम करेंगे तो ये दोनों पार्टिकल जो होंगे एक यहाँ होगा और एक पार्टिकल यहाँ होगा। अगर हम लोग पीछे वाले एग्जांपल से ही समझें तो देखिए, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे और ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच जो है वो स्पेसेस मौजूद है। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच स्पेस प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो स्पेस है हमारा पास, वेट, तो ये जो स्पेस है हमारे पास, इसको हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। ओके, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में हम बात कर रहे थे, पार्टिकल जो होते हैं उनके पास स्पेसेस होते हैं बीच में। ओके, गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेसेस बिटवीन देम, बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अब गैस जो होता है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। अब देखिए, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब हम लोग मान लीजिए ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, जैसे कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने चीनी मिला दिया। पहले हम लोग लेवल ऑफ वाटर को मार्क कर लेंगे और उसमें अगर हम लोग चीनी को मिला देंगे तो क्या होगा, चीनी उसमें मिल जाएगी, पार्टिकल्स ऑफ जो शुगर जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे वाटर में। ये क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल ऑफ शुगर जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ यहाँ पे, तो देखिए एक सेकेंड यहाँ पे, कि जैसे हमने इसको, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, तो जैसे हमने इसे यहाँ पे रखा, ओके, अब देखिए जैसे ये पानी जो है मैंने इस पानी में रखा, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इस वाटर में प्रेजेंट। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेसेस है, जब हम लोग इसमें चीनी डालेंगे तो वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस स्पेसेस के बीच में आके बैठ जाएंगे। जैसे ये अगर चीनी का मॉलिक्यूल है तो ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा और वाटर लेवल में कोई इंक्रीज नहीं होगा। इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कोई राइज नहीं होगा लेवल ऑफ वाटर में। When 2 teaspoon of sugar is added in the glass of water, this is because sugar particle get adjusted in the space between the particle of water and no rise of level comes in result। okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पार्टिकल ऑफ
जो मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए पार्टिकल और मैटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। पार्टिकल और मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच की जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, इसी में हम आगे बात करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल और मैटर कीप्स द पार्टिकल बॉन्डेड टुगेदर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का, ये एक दूसरे को बंधे रहने में मदद करता है। ये सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, उसके बाद होती है लिक्विड्स में कम, यानी लिक्विड्स के पार्टिकल्स में ये जो बॉन्डिंग होती है थोड़ी कमज़ोर होती है, और सबसे कम होती है गैसेस में। इसीलिए गैस का जो होता है वो कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम या फिर शेप नहीं होता है, बल्कि पानी का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, बल्कि सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होती है, क्योंकि इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। ओके, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट एंड बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज लोएस्ट, जो मैंने आपको बता दिया। बिकॉज ऑफ द लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल गैस वी कैन मूव आवर हैंड थ्रोली इन एयर इजिली। इसलिए इनके बीच में जो है वो बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है गैसेस में, इसलिए हम लोग अपने हाथ को एयर में आराम से हिला पाते हैं। टू मूव अवर हैंड इन लिक्विड सच एज वाटर वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, और वही काम अगर हम पानी में करें तो हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। बट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज वुड वी कांट मूव आवर हैंड। लेकिन क्या है, अगर आप लकड़ी से अपना हाथ एक बार मूव करके देखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इन लिक्विड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट बट इज द ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स, जो मैंने आपको बता दिया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन बी अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज फॉलोज। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में सबसे कम। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास सॉलिड स्टेट, यानी कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में रहती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी लेस। अब देखिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में जो पार्टिकल की स्पेस होती है बहुत कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग। उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो पार्टिकल इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, इसलिए पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दे आर रिजिड। देखिए सॉलिड जो होते हैं वो अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं, जबकि उन्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए फिर भी, क्योंकि वो रिजिड होते हैं। सॉलिड कैंट बी कंप्रेस, सॉलिड को लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। The kinetic energy of particle is very less and solids have an orderly arrangement of the particle, therefore solid have a fixed shape and volume। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो सॉलिड्स के पास एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसीलिए सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जैसे यहाँ पे आपको एक शेप दिख रहा होगा, यहाँ पे इस शेप में आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक सॉलिड का शेप है, ये थोड़ी मशीन जैसा लग रहा है। तो देखिए इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। इस वजह से क्या है कि इनके पास एक डेफिनेट जो है वो शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। यस, अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेज की। द स्पेस बिटवीन द लिक्विड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब इनके बीच अब देखिए जैसे कि लिक्विड है, जैसे ये पानी है, अगर पानी क्या है कि वो पानी बह सकता है, लेकिन क्या सॉलिड बह सकता है? नहीं। तो इनके बीच का जो मॉलिक्यूल में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, बट स्टिल वेरी लेस एज कम्पेयर टू गैसेस, लेकिन गैसेस से कम है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं और स्लिप भी कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल इन अ फिक्स्ड पोजिशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उतना भी नहीं कि ये अपने पार्टिकल्स को एक फिक्स्ड पोजीशन में होल्ड करके रख सके। ओके, चलिए
लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, उनके पास फिक्स शेप नहीं होती है लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड कैन टेक अप अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। अगर आप बोतल में पानी रखेंगे तो बोतल इतना वो मतलब कि अगर मैं बोतल में पानी रखूँगा तो मान लीजिए ये कंटेनर हो गया मेरे लिए, तो अब ये इसी की शेप ले लेगा। मैं अगर एक टब में पानी रखूँ तो वो टब की शेप ले लेगा। मीन्स इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम, ये जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड्स की ये सॉलिड से ज़्यादा है, इसीलिए लिक्विड्स के पास डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का सॉलिड्स के मुकाबले। लिक्विड को हम लोग कंप्रेस उतना नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इनकी कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। अब मैं बात करता हूँ गैसेस स्टेट की। तो पार्टिकल्स आर मच फार्दर फ्रॉम ए पार्ट from one another as compared to solid and liquid. They have a very disorderly arrangement of particle as compared to solid. देखिए गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होती है और बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर मैनेजमेंट होता है। अगर मैं गैस को एक कंटेनर में रखता हूँ तो वो उसी की वॉल्यूम ले लेगा, उसी की शेप ले लेगा, इसीलिए इनके पास ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है ना ही फिक्स्ड शेप होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। पार्टिकल्स इसीलिए आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं सारे डायरेक्शन में और डिफ्यूज़ कर सकते हैं दूसरे गैसेस में। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो हाई स्पीड से सारे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं कंटेनर ऑफ द वॉल। यानी अगर मैंने इस कंटेनर में रखा है तो उनके जो पार्टिकल होंगे इस कंटेनर के वॉल पे जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। गैसेस के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो कंटेनर्स जैसा ही शेप और वॉल्यूम ले लेते हैं। गैसेस को हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स में जो होती है वो गैसेस कंप्रेस्ड होके आई हुई रहती है। जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विफाइड किया हुआ है। यूज एट होम एंड सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इन सब में जो होती है व्हीकल्स में सीएनजी का यूज़ होता है और एलपीजी का हमारे होम में यूज़ होता है। तो इसलिए क्या है कि गैसेस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। अब बात करते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर मैटर एंड देन बैक टू दिस स्टेट इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए इससे गैस है, गैस से लिक्विड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, ये सब जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आता है। मैटर जो है वो अपने चेंज कर सकते हैं स्टेट को। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। पानी जो है वो तीन रूपों में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे सॉलिड के रूप में पानी सॉलिड कब बन सकता है? आइस जो एक सॉलिड है लेकिन बना हुआ है पानी से। आगे अगर बात करें तो लिक्विड तो वाटर है ही। गैस जैसे कि वाटर वेपर बन के। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया तो कैसे बनाएंगे? सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हम इसे हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। यानी आइस क्यूब से लिक्विड बनाने के लिए हीट किया तो ये मेल्ट हो गया, यानी इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे। फिर लिक्विड से गैस बनाएंगे, लिक्विड से गैस बनाएंगे तो फिर ज़्यादा हीट करेंगे तो वो वेपर बनेगा, तो वेपराइजेशन, बॉइलिंग या एवेपोरेशन बोलेंगे। फिर गैस से हम लोग इसको सॉलिड बनाएंगे। देखिए गैस से सॉलिड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गैस से सॉलिड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। गैस से सॉलिड बनाने के लिए हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ओके, और इसके बारे में अभी हम लोग और भी ज़्यादा बात करेंगे। वेट, यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। यहाँ पे सब्लिमेशन नहीं होगा गैस से लिक्विड बनाने के लिए। हम लोग सॉलिड से गैस बनाने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं और गैस से लिक्विड बनाने के लिए डीफॉर्मेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ओके, ये डीफॉर्मेशन होगा, सब्लिमेशन यहाँ पे नहीं होगा। डीफॉर्मेशन मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, डी फॉर MATION। ओके, सो डीफॉर्मेशन प्रोसेस का यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे सब्लिमेशन नहीं लिखेंगे। फिर सॉलिड से गैस बनाने के प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए हमें फ्रीज़ करना पड़ेगा तो इसको फ्रीजिंग बोलेंगे। फिर इसको कंडेंसेशन बोलेंगे गैस से लिक्विड बनाने में। यस, ओके। अब देखिए दोस्तों, अब
हम जो है आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अब देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल देयर व्हेयर सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। अब देखिए, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड का, तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल होते हैं वो भी बढ़ जाती है और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है। इसीलिए सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, यानी उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है, वो मेल्ट हो जाते हैं। और जो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करता है लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 273.16 के हैं। बहुत जगह पे आप देखेंगे कि ये लिखा रहता है 273.15 के। ओके, अब देखिए, यानी आप इसे रफली, अभी हम इसे में इतना नहीं जाएंगे, हमें क्लास 9th और 10th में इसका यूज़ जो है हमें इस 15-16 का नहीं करना है पॉइंट के बाद, हमें बस नॉर्मली 273 केल्विन याद रखनी है। इस के का मतलब केल्विन है दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो ये के का मतलब यहाँ पे केल्विन है, तो जिस पे सॉलिड मेल्ट करता है वो हमारे पास 273 केल्विन, सॉरी सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनेगा, वो हमारी 273 केल्विन के आसपास होगी। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। यस, अब देखिए, जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बनने का जो हमारे पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, ये जो चेंज है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, उसको हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। आगे जाके हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करेंगे, फिर आपको हम लोग यहाँ से क्लियरिफिकेशन लेते चलते हैं। तो फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग हुआ। ओके, ठीक है, बात करते हैं लेटेंट हीट की। अब देखिए, लेटेंट हीट क्या होता है? द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लेटेंट हीट। अब देखिए दोस्तों, जो हिडन, जैसे कि आप अगर सॉलिड है, सॉलिड को आपने हीट किया, तो जब तक हीट करोगे, जब तक वो लिक्विड बनना शुरू नहीं हो जाता, तब तक उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी आइस को हम लोग सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, तो जब तक कि वो चेंज नहीं हो जाता तब तक उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। तो ये जो हीट उसमें हिडन है, उस मैटर में जो हीट हिडन है, उसी हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। यानी कि हीट एनर्जी जो कि बल्क ऑफ द मैटर में हिडन है, उसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की, यानी लेटेंट हीट जो फ्यूज़न यानी कि मेल्ट होने के लिए जो लेटेंट हीट छुपाई गई, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे। जैसे कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। देखिए, लेटेंट हीट हम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जो हीट एनर्जी रिक्वायर होगी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट से, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है और आपको यही लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में। आप डेफिनेशन में 1 किलोग्राम मेंशन करना ना भूलें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन करना ना भूलें और मेल्टिंग पॉइंट मेंशन करना तो बिल्कुल ना भूलें। यानी इन तीनों को मेंशन कर दिया, फिर आप बीच वाले लाइन्स को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अब यहाँ से आगे बढ़ा, तो देखिए, टेम्परेचर एट विद द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, लिक्विड है, अब लिक्विड ने बॉयल करना शुरू कर दिया, जिस पॉइंट पे वो बॉयल करना शुरू किया उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फेनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसेज स्टेट्स। देखिए, बल्क में से जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के वो एनर्जी को गेन करते हैं ताकि वो गैसेज स्टेट में चेंज हो जाएं, यानी कि जो लिक्विड है उनको गैसेज स्टेट में चेंज होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो एनर्जी को गेन करते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर हम उसे 273 + 100 कर दें, यानी 373 केल्विन होता है। अब देखिए, 273 केल्विन हमने उधर पढ़ा था, यानी 273 केल्विन हम कह सकते हैं। अगर 373 केल्विन हमारे पास ये 100 डिग्री सेल्सियस है, जो 273 केल्विन हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो लेटेंट हीट एनर्जी टू रिक्वायर्ड कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अब वो सॉलिड, उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड कर रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग
लिक्विड से गैस कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, अब लिक्विड से गैस बन रहा है। तो जब लिक्विड से गैस बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब हम लोग बॉइलिंग बोलेंगे। अब एग्जाम में लिखने के लिए क्या किया जाए, तो आप बस 1 किलोग्राम मेंशन कीजिएगा, लिक्विड इनटू गैस मेंशन कीजिएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन कीजिएगा। ये तीनों मेंशन कर दिए, उसके बाद आप बीच के लाइन को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसे भी याद कर सकते हैं, इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। स्टार उतना अच्छा नहीं बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड। अब देखिए, जिस प्रोसेस पे कोई गैस कूल हो, कोई गैस ठंडी हो, लिक्विड में चेंज हो जाए किसी टेम्परेचर पे, उसे हम लोग कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन कहते हैं, लिक्विफैक्शन कहते हैं। ओके, तो जिस प्रोसेस में कोई गैस ठंडी होने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाए किसी टेम्परेचर पे, उसे हम लोग कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अर्थ सरफेस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ से, तो ये अर्थ सरफेस है, पता ही होगा वाटर साइकिल, तो मैं आपका टाइम वेस्ट वहाँ नहीं करूँगा, बस हल्का सा बता देता हूँ कि जो वाटर वेपर ऊपर जाती है तो वहाँ पे कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाती है। ओके, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन होता है, यानी पानी गिरना। चलिए वो सब आपने 7th 8th में पढ़ रखा है। अभी हम लोग अब 9th की बात कर रहे हैं, तो 9th की ही बात से चलेंगे। चलिए, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस directly from a solid to gas without changing into liquid state or vice versa is called sublimation. Okay, the change of state of substance, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर दीजिए, उसकी स्टेट को बिना चेंज किए लिक्विड में, तो उसी को हम लोग सब्लिमेशन बोलेंगे। जिसकी सॉलिड से गैस डायरेक्ट बन गया सब्लिमेशन, फिर गैस से सॉलिड बना तो डिफॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेंट वेपराइजेशन में ही the temperature at which a state of a substance changes from a liquid to a solid is called freezing point of that substance। तो अब देखिए, जब टेम्परेचर जिस पे स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज होता है लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है दोस्तों, तो उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे। जब एक सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, क्योंकि हीट जो होता है वो यूज़ हो जाता है स्टेट को चेंज करने के लिए, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो पार्टिकल्स के बीच थी। इसी को हम लोग कहते हैं हिडन कंटेंट, जो उसने छुपा लिया, जिस हीट को उसने छुपा लिया, ठीक है, ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लैटेंट हीट, जिसको हम लोग लैटेंट हीट के बारे में बोल रहे थे। वाटर वेपर जो है वो 373 केल्विन के पास ज़्यादा एनर्जी होती है द सेम टेम्परेचर, बिकॉज पार्टिकल्स इन द स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कुछ अलग चीज़ है दोस्तों। ठीक है, वाटर वेपर जो 373 केल्विन पे जितनी पावर होगी उससे ज़्यादा क्षमता स्टीम में होगी। क्यों होगी? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं स्टीम में वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। देखिए, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करके और प्रेशर को बढ़ा के हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जब एक हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस, जब कोई हाई प्रेशर गैस पे अप्लाई किया जाता है तो वो कंप्रेस हो जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो चुकी है। देखिए, सॉलिड CO2, यहाँ पे CO2 इधर ऊपर लिखेंगे CO2 में, तो देखिए जैसे सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट्स। देखिए CO2 को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं दोस्तों। क्यों बोलते हैं? देखिए, तो CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैसेस स्टेट से, गैसेस स्टेट में डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड CO2 बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम लोग उसके प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पे ला दें, तब विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड गैस, लिक्विड स्टेट के में लाए बिना अगर हम उसे ला दें, अगर यानी उसके प्रेशर को डिक्रीज करके 1 एटमॉस्फेयर पे ला दें, तो वो बिना लिक्विड के स्टेट में आए ही वो गैस बन जाएगा। और इसी रीज़न से हम उसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ओके, आपकी डाउट क्लियर हुई? अगर नहीं हुई तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, लाइक कर दो यार, अभी तक देख रहे हो वीडियो को। तो इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। अब देखिए, इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं। यार बच्चों वाली चीज़ है ये, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यार देखो, जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने को किसी भी टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसी को हम लोग इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन जो है कि वो एक सरफेस फेनोमिना है। ओके,
एक सरफेस फेनोमेना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोराइजेशन, इसी के बारे में बात करेंगे। द रेट ऑफ एवेपोराइजेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। देखिए एवेपोरेशन का अगर हमें रेट यानी एवेपोरेशन की अगर रेट हमें इंक्रीज करनी है तो हम बस उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अगर हम लिक्विड के सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी बढ़ा दो तो एवेपोरेशन बढ़ जाएगी। डिक्रीज द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दो तो भी एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, अगर विंड स्पीड में इंक्रीज आ गई तो भी हमारा जो है वो एवेपोराइजेशन बढ़ जाएगा। ये चारों पॉइंट को ध्यान रख लो, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। और देखिए इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, क्या आपने कभी सुना था? नहीं सुना था तो अब सीख लो। तो अब देखो, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो पार्टिकल्स लिक्विड के हैं उन्होंने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है अपने सराउंडिंग से, टू रीगेन द एनर्जी, अब उसी एनर्जी को वापस लेने के लिए वो लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन, जो एवेपोरेशन के टाइम पे उन्होंने एनर्जी को लॉस किया था उसी को रीगेन करने के लिए वो एटमॉस्फेयर से हीट को लेते हैं ताकि वो फिर वेपर में चेंज हो सके। तो अब वो जो एब्जॉर्ब उन्होंने किया, इस जो एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया अपने सराउंडिंग से, तो वो जो सराउंडिंग है वहाँ पे कूल होगी। जैसे आपने फॉग लिया, कोई बात नहीं दूसरा भी ले सकते हो, मैंने एग्जाम्पल ले लिया बस। आपने फॉग लिया, उस फॉग को अपने फॉग सेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अपने हाथ पे मारा, तो आप अपने हाथ पे जब स्प्रे करेंगे तो आपको ठंडा सा फील होगा। क्यों? क्योंकि उसने अगल बगल के सराउंडिंग से हीट एनर्जी को ले लिया अपने आप को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। चलिए, लेटली साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टिप, लेकिन ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ फॉर द नॉलेज, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो। तो अब देखिए जो साइंटिस्ट हैं, अब वो लोग 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी बात कर रहे हैं। अब देखिए हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। अब देखिए दीज आर सॉलिड लिक्विड गैसेस, चौथा है हमारे पास प्लाज्मा, और 5वां है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इतना बड़ा क्यों नाम है इसका बता दूं। तो देखो यहाँ पे जो है ये बोस, ये पहले साइंटिस्ट यानी 2 साइंटिस्ट हैं। पहले का नाम है जिनके टाइटल में आता है बोस, और दूसरे के टाइटल में आता है आइंस्टाइन। पता है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है, और इनका नाम एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में आप ncrt.nic.in पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। ये थोड़ी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, एससी बोस शायद इनका नाम है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ अगर प्लाज्मा की, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। और देखिए प्लाज्मा जो होता है उसमें जो होता है वो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं। ये जो होते हैं वो आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स जो होते हैं उनमें प्लाज्मा होता है। ओके अब देखो, अब आप बोलोगे ये तो हमें समझ में नहीं आई, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब्स। ओके ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे कि लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग में भी हमारे पास जो है वो प्लाज्मा होता है, उसके भी अंदर हीट एनर्जी प्लाज्मा की होती है। चलिए बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, यस, तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, यस नाम मिल गया हमें, SN बोस। ओके दोस्तों, तो सत्येंद्र नाथ बोस मेड अ स्टडी रिगार्डिंग द 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी जो हैं उन्होंने एक स्टडी की थी 5th स्टेट ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। बेस्ड ऑन ए स्टडी एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ 5th स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। अब देखिए इन्हीं की इन थ्योरी पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने प्रेडिक्ट किया कि ये जो है वो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जिन्हें हम लोग बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के नाम से जानते हैं। ये जो है इसको हम लोग द बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को हम लोग BEC लिखते हैं। अब BEC क्यों लिखते हैं? इधर से बोस आइंस्टाइन यानी कॉन्डेंसेट, बस BEC। ये फॉर्म्ड बाय द कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। देखिए जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट होता है या फिर जो BEC होता है, ये फॉर्म किया जाता है एक गैस को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करने पे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे ले जाने पे, यानी सुपर लो टेम्परेचर पे जब हम लोग ले जाएंगे, यानी आइस से भी सुपर लो टेम्परेचर पे जब हम लोग ले जाएंगे तो हमारी जो मैटर होगी वो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट होगी। और दूसरी जो हमारी प्लाज्मा है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा हीट करेंगे, यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद भी अगर हीट करेंगे फिर जो मिलेगा वो हमारे पास प्लाज्मा मिलेगा। फिर बहुत ज़्यादा कूल कर देंगे तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट मिलेगी। बस लास्ट टॉपिक चैप्टर का
चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा यूनिट मास की जो है वो किलोग्राम है, पता है। मास और वेट में अंतर होता है, पहले ही बता दूं। मास की एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। यहाँ पे जो 3 वगैरह लिखे हुए हैं ना, ये ऐसे समझना, जैसे मीटर है तो ऊपर में क्यूब लिखा है, ये सेंटीमीटर है ना तो ऊपर में क्यूब लिखा है, ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट है वॉल्यूम की, वो क्यूबिक मीटर है हमारे पास, यानी मीटर क्यूब। जो कॉमन यूनिट है मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम इन लीटर, सच एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम का क्यूब। देखो 1 लीटर जो है वो 1 डीएम का क्यूब होता है, 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर होता है, 1 मिलीलीटर जो है 1 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ये याद कर लो, एग्जाम के कन्वर्जन में काम आएगा। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आज तक तुम लोग को लगता होगा कि डिग्री सेल्सियस है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मैं बात करता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारे पास 273.16 केल्विन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 16 को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना याद रखो, एग्जाम में काम चल जाएगा। हाँ, अगर नॉलेज चाहिए तो रख सकते हो, मैंने मना नहीं किया है। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 के। यस, ओके। After rounding off the decimal to change the temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale, you have to subtract 273 from the given temperature and convert the temperature on the Celsius scale to the Kelvin state. You have to add 273 to the given temperature. ये मैंने इसलिए पढ़ लिया, चलो अब तुम्हें बता देता हूँ। अब देखो, जैसे कि तुम्हें चेंज करना है केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल पे, जैसे मान लो तुम्हें 273 केल्विन दे रखी है। अब तुम्हें बोला ऐसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, तो कैसे करोगे? तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस सेल्सियस स्केल जो है बस हमें इसमें से ना 273 घटा देनी है। 273 के घटा दो, आ गया आंसर 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब अगर मान लो तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया, अब बोला कि अब इसे केल्विन में चेंज करके दिखाओ, बस घटाया था, अब इसे जोड़ दो। यानी अगर सेल्सियस से करना हो केल्विन में तो बस 273 को जोड़ देना है। ये वेट, यस 273, राइटिंग को भूल जाओ मत, ध्यान देना उस पर। अब मैं बात करता हूँ एटमॉस्फेयर के बारे में, वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं, ऐसा यूनिट वाले एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अब देखिए, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके लिए एक यूनिट है मेजर करने की, जो कि है एटमॉस्फेयर। अब देखिए, प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है पास्कल, और जो प्रेशर, तो दोस्तों यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है हमारे पास 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। यहाँ पे मुझसे यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वैसे कोई बात नहीं, आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 के लास्ट के नीचे में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये दिख जाएगी। ओके, द प्रेशर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। द प्रेशर जो होता है एयर में उसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जिसके बारे में हमने क्लास 8 में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, शायद से फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। यस, फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इसे एनसीईआरटी में क्लास 8 की। चलिए, आपको पता ही होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, और इसे हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो हम इसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, और है केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16। ओके, 273 याद रख सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। आफ्टर राउंडिंग ऑन द डेसिमल टू चेंज द टेम्परेचर सेल्सियस स्केल, you have to subtract 273 from the given temperature and convert the temperature on the Celsius scale to the we have to add 273 given temperature। हमने इन सबको सॉर्ट आउट कर लिया है पहले ही। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी बात कर ली हमने अभी। यस दोस्तों, ये हो गया है चैप्टर हमारे पास कंप्लीट, सो लेट्स क्लैप। यस, हमने कर लिया इस चैप्टर को कंप्लीट। यस, ये रियल क्लैप थी, मैंने एडिट नहीं किया है, बस थोड़ा एक्साइट हो गया था। ओके, तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो तुम लाइक से सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो कर लो, और आगे के चैप्टर के भी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।